मॉर्निंग ऑल, कैन यू ऑल हियर एंड सी मी? प्लीज टेल मी। आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके। मॉर्निंग ऑल, कैन यू ऑल हियर एंड सी मी? आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली? या, इज देयर एनी बैकग्राउंड नॉइज दैट इज कमिंग? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है किसी को? प्लीज टेल मी। यस, ओके, जस्ट वेट अ बिट। ओके, नॉइज ज्यादा है या कम है? आर यू एबल टू मैनेज इट? प्लीज टेल मी। आर यू एबल टू मैनेज इट? कम है? डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना ज्यादा? मेरी आवाज ज्यादा आ रही है ना सबको? ओके, कैन आई कंटिन्यू? डू हैव योर परमिशन? ओके, कैन एवरीवन मैनेज इट? प्लीज टेल मी। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस इशू का आ रहा है अर्थिंग की वजह से, बिकॉज यहाँ पे बहुत पावर फेलियर हो चुका है, तो वर्क इज गोइंग ऑन। ओके, यू कैन मैनेज? ठीक है। ओके, ओके, या, या, ओके, ओके, चलो। सो मॉर्निंग एवरीवन, सो अपोलॉजीज फॉर द डिले। अभी मॉनसून बहुत ज्यादा एरेटिक हो चुका है, सो एवरीवेयर वी आर फेसिंग द सेम काइंड ऑफ इश्यूज। ओके, सो आई होप यू कैन अगेन बेसिकली कोरिलेट विद दिस। आवाज अगर बहुत आ रहा है तो प्लीज टेल मी, आई विल स्टॉप द लेक्चर। ओके, वी विल टेक अ पॉज एंड वी विल स्टॉप इट। कैन वी मूव अहेड? Guys, can you hear me? Okay, okay, okay. आवाज अगर बहुत आ गया तो प्लीज टेल मी, विल स्टॉप द लेक्चर। ओके, चलो। सो गुड मॉर्निंग ऑल, होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। ओके, so in the yesterday's lecture, we basically saw the correlation of the subtropical high pressure belt with the formation of the subtropical high pressure areas, the deserts, and why the tropical areas are the world's hottest areas and not the equatorial regions, and not basically per se the equatorial waters. Okay, so in today's lecture I'm taking you all above. अभी हमने ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बारे में जान लिया. सो नाउ आई एम टेकिंग यू वन स्टेप अहेड. आई एम टेकिंग यू टू द पोलर एंड सब पोलर लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ. ओके, एंड in these latitudes, okay, we are now going to face something with regards to the dynamism of earth. Okay, यहां तक आते आते एब्सोल्यूट फैक्टर्स काम नहीं करते हैं, डायनामिक फैक्टर्स काम करने लगते हैं. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बेसिकली बाय दिस? ओके, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लिटिल बिट आपको टायरिंग लगेगा. टायरिंग इन द सेंस कि थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, सो प्लीज बेयर विथ मी. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है इन द मिडिल, प्लीज स्टॉप एंड आस्क मी कि सर नहीं समझा है. ओके, एंड बैकग्राउंड नॉइज का अगर इशू आपको बहुत ज्यादा आ रहा होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा. देन ऑल्सो विल स्टॉप द लेक्चर. ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कल कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, अभी पावर फेलियर इतना ज्यादा है, बहुत काम चल रहा है इन दिस एरिया, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू दैट. And I was also having some connectivity issues, so please bear with me. Okay, so guys, now today's lecture and tomorrow's lecture will be the last with regards to your orientation with regards to climate. Then I will introduce you something with regards to the earth, and then we'll start our journey from 1 to 4 p.m. So preferably by Friday, Saturday, or by next Monday, most probably we'll beginning our journey in the afternoon. So now please focus on me very very properly. Please understand whatever I'm saying very very properly, because now I'm going to teach you the atmospheric circulation, how the air actually circulates on earth, and how do we have the pressure cells, and how do we have the vertical meridional air circulations. Vertical meridional air circulation. Okay, so again I'm taking the reference of earth per se. जितना नॉलेज हमने अब तक की यूज किया है, उसी नॉलेज के बेसिस पे आई एम मूविंग अहेड. उसी नॉलेज के बेसिस में आई एम गोइंग टू टीच यू कि ये चीजें कैसे होगी आगे की. Okay, so please focus on the board for a moment. Okay, so we all know that this is our equator. Okay, so from the equator the air will rise up. Okay, equator से हवा ऊपर उठेगी. It will diverge along the tropopause. Okay, अब जैसे ये tropopause से diverge होगी, you will have the impact of Coriolis force. Okay, Coriolis force आएगा. Coriolis force के वजह से हवा डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी.
जैसे ही हवा डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी, as soon as this air will start to deflect, what will happen, it will cool down before reaching the poles, and ये जो सिंक करेगी, ये सिंक करेगी along 30 to 35 degrees north. Okay, so यहाँ पे आपका बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली. सो वन ब्रांच ऑफ एयर विल कम टुवर्ड्स द इक्वेटर. सो एक ब्रांच जो नीचे सिंक हो गई वो इक्वेटर की तरफ आ गई. So it will complete this particular vertical meridional cell. Okay. So as soon as this cell is completed, what will happen? Please understand. तो ये जो एयर नीचे सिंक कर रही है, एक ब्रांच आ गई इक्वेटर की तरफ. Now this sinking air, एक ब्रांच जाए इक्वेटर की तरफ, and another branch will move towards the polar locations. एक ब्रांच जो नीचे सिंक कर रही है, एक ब्रांच यहाँ से डाइवर्ज होकर आएगी इक्वेटर की तरफ, एंड एक ब्रांच जाएगी पोल्स की तरफ. ना आपके मन में सवाल आ रहा है, सर हाउ इज दिस हैपनिंग, how in the world is this happening? So now I'm explaining you a very very important concept. Give me your utmost attention, give me your utmost kind of concentration. So if I consider high pressure and low pressure, अगर मैं high pressure and low pressure दोनों को consider करता हूँ, so हाई प्रेशर में क्या है, एयर कैसी है, हाउ इज एयर इन हाई प्रेशर? कैन एनीबॉडी कमेंट कि हाउ डू यू हैव एयर इन हाई प्रेशर? हाई प्रेशर में हवा कैसी होती है? हाई प्रेशर में हवा दबी हुई रहेगी. विल इट बी कॉम्पैक्टेड, विल इट बी डेंसिफाइड, और विल इट बी लाइट एंड वेरिएबल? ओके, क्या ये कॉम्पैक्ट डेंसिफाइड रहेगी या लाइट वेरिएबल रहेगी? क्या ये कॉम्प्रेस्ड रहेगी कि क्या ये बेसिकली एक्सपांडिंग रहेगी? यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, है ना. आप आपके साइकिल्स के टायर में, आप आपके गाड़ियों के टायर में कौन सी एयर भरते हैं? आप आपके गाड़ियों के साइकिल्स के टायर में यू फिल इन कॉम्प्रेस्ड एयर. ओके, कॉम्प्रेस्ड एयर भरते हो, इसलिए समर्स में आप अगर टायर प्रेशर ज्यादा रख लोगे एंड बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, तो आपकी एयर ज्यादा एक्सपांड हो जाएगी एंड इट विल बर्स्ट, सो आपका टायर फूट जाएगा. सो सेम थिंग नाउ इन हाई प्रेशर, द एयर इज कॉम्प्रेस्ड. सो हाई प्रेशर से हवा क्या करना चाहेगी? हाई प्रेशर से हवा डाइवर्ज होना चाहेगी, हाई प्रेशर से हवा बाहर जाना चाहेगी. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एयर इज कॉम्प्रेस्ड. हियर द एयर इज कॉम्प्रेस्ड. सो हाई प्रेशर इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ डाइवर्जेंस. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, ये एक बार आप समझ गए तो आपकी क्लाइमेटोलॉजी जो है ये बहुत आसान हो जाएगी. हाई प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट गाइस? हाई प्रेशर इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ डाइवर्जेंस. ओके, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हवा दबी हुई है, हियर एयर इज कॉम्प्रेस्ड. सो एज द एयर इज कॉम्प्रेस्ड, यहाँ से हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी, हेंस वी कॉल इट एज एरिया ऑफ डाइवर्जेंस. नाउ हवा हाई प्रेशर से डाइवर्ज आउट होके कहां पे जाएगी? इट विल डाइवर्ज आउट टुवर्ड्स द लो प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे वॉल्यूम है हवा को बेसिकली अक्यूमुलेट होने के लिए. ओके, सो द लो प्रेशर इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ कन्वर्जेंस. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. लो प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? लो प्रेशर को हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ कन्वर्जेंस. So here the air will converge like this. Is everybody comfortable with this? So high pressure जब भी मैं बोल रहा हूं, so you will basically correlate it with area of divergence, and whenever I'm saying low pressure, you will correlate with area of convergence. सबको ये terms समझी? Do you have your permission to move ahead? I want comment from everyone. Okay, because ये बहुत basic terminologies है जो आगे जाके आपको बहुत सताती है. ओके, चलिए चलिए. Okay, so now please focus on the board. Here I am saying that you have the subtropical high pressure belt. Okay, इक्वेटर पे है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. So this is our subtropical high pressure belt. So if you are having high pressure, so this branch of air जो सिंक कर रही है, एक ब्रांच जाएगी इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ, बट ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है अलोंग द सरफेस. ओके, ये जो ब्रांच इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ आ रही है, दिस इज हैपनिंग अलोंग द सरफेस. मैंने ये डायग्राम 2D निकाली, नाउ आई एम टीचिंग यू 3D.
ओके, सो ध्यान से देखिएगा, लेट अस कंसिडर दिस एज द सरफेस ऑफ अर्थ. सो हियर यू हैव हाई प्रेशर, हियर यू हैव लो प्रेशर. सो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी एंड यहां से और एक हवा ऊपर जाएगी. क्यों? बिकॉज हाई प्रेशर इज एरिया ऑफ डाइवर्जेंस. सो फ्रॉम दिस हाई प्रेशर बेल्ट एयर विल ट्राई टू डाइवर्ज आउट. सो एक ब्रांच आ गई इक्वेटर की तरफ. सो कंप्लीटिंग दिस वन पर्टिकुलर सेल, another branch is moving towards the poles. So now what will happen? Please understand this very, very properly. Okay. Poles. Okay. If I'm considering the North Pole. Okay. अगर मैं North Pole consider कर रहा हूँ. So we have already studied that as a rule, the poles are colder. As a rule, the temperatures at the poles are very, very less. And for 6 months, the poles will be in darkness. And for 6 months, the poles will be in daylight. बट क्या वो डे लाइट उतना पावरफुल है? नो, द सिंपल आंसर इज नो. द डे लाइट इज नॉट दैट पावरफुल कि वहां पे टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हो जाए. नो, मैक्सिमम टेम्परेचर्स इन द पोल्स विल गो अप टू 5 डिग्री 6 डिग्री. ओके, उससे ज्यादा तो यहाँ पे टेम्परेचर जाना पोल्स पे बहुत मुश्किल है, यानी जीरो से ऊपर आना ही इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. ओके, so at the poles you will always find temperatures which are less than the freezing point. So but naturally the air at the poles, बट नेचुरली जो हवा है पोल्स पे, वो हवा कैसी है? ठंडी है. वो हवा कैसी है? कॉम्प्रेस्ड है. वो हवा कैसी है? डेंसिफाइड है. सो एट द पोल्स वी नॉर्मली हैव द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. सो यहां से हवा क्या करेगी? यहां से हवा डाइवर्ज आउट होने की कोशिश करेगी. सो प्लीज अंडरस्टैंड नाउ. सो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे हवा सिंक हो रही थी, एक ब्रांच गई इक्वेटर की तरफ, अनदर ब्रांच इज मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स. So, as this branch is moving towards the poles, it meets with the cold air which is coming from the poles. Okay. It meet with the cold air coming from the poles. Poles से जो ठंडी हवा आ रही है वो इससे मीट करती है and at around 60 to 65 degrees north and south, at around 60 to 65 degrees north and south, you have what? You have forced upliftment of air. ये वर्ड ध्यान में रखिएगा. 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, जो नॉर्थ में हो रहा है वो सेम साउथ में भी होगा. ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस? यहाँ पे हो रहा है फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर. क्यों हो रहा है? मैं आपको दो रेफरेंस से बता रहा हूँ. देखिए, ये ब्रांच, एक ब्रांच आ रही है हवा की फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड यहां से एक ब्रांच आ रही है हवा की, इट इज कमिंग फ्रॉम द पोल्स. सो दीज टू एयर branches, they are meeting at around 60 to 65 degrees. You will have forced upliftment of air. Okay, अभी ये रेफरेंस है. ये ब्रांच गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, another branch is coming from the polar high pressure. So these two branches are meeting and hence you are having here forced upliftment of air. You are having here what? Forced upliftment. So what is happening at 60 to 65 degrees? You have the फोर्स अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर. यहां पे हो रहा है आपका फोर्स अपलिफ्टमेंट. सो नाउ इफ यू आर हैविंग अपलिफ्टमेंट, तो यहां पे प्रेशर कैसा बनेगा? ट्राई टू एक्सप्लेन. If I'm talking that this air is being forcefully uplifted, so what kind of pressure you will find at 60 to 65 degrees north? You tell me. You tell me. You tell me. Yes, at 60 to 65 degrees north you will have which pressure? You will have low pressure. So guys, this is called as what? This is called as subpolar. This is called as subpolar low pressure belt. Why? Because यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हवा का हो रहा है forced upliftment. So ये जो forced upliftment हो रहा है, यहाँ से air ऊपर उठेगी. Again, it will diverge from the tropopause. It will sink over here, completing this one particular cell. ये branch जाएगी poles की तरफ. Poles की तरफ जाके ये sink होगी, completing this one particular cell. So cell number 1, cell number 2, and cell number 3. Okay. So these three are the vertical meridional cells of the atmosphere. This is how air circulates on Earth. This is how what guys? This is how air circulates on Earth. Please remember this. मैं आपको क्या पढ़ाऊं बेसिकली कि एयर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट कैसी होती है. So I'm again reiterating, please listen to me very, very properly.
प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक वेरी वेरी प्रॉपरली, बिकॉज ये लॉजिक अगर आप एक बार समझ गए तो योर क्लाइमेटोलॉजी इज वेरी basically cakewalk for you all. Okay, so at the equator you all know that you are having continuous perpendicular bombardment of the sun. ये हमने बहुत बार पढ़ा एंड कल हमने लिख भी लिया. So at the equator the air is rising up. Okay, as the air is rising up, यहाँ पे at the tropospheric margins, so equator पे बहुत ज्यादा piling up हो रहा है हवा का. Hence because of this the height of troposphere at the equator is more than the height of troposphere at the poles. क्यों? Because equator पे continuously हवा ऊपर उठते जा रही है. You are having continuous vertical convection. Okay, so this air will start to move towards the poles, but as soon as this air starts to move towards the poles, what will happen? It will try to deflect. Why? Because of Coriolis force. So instead of moving and sinking towards the poles, it sinks at around the 30 to 35 degrees north, the tropics and the subtropical margins. So यहाँ पे आपका बनता है subtropical high pressure belt. Now, being a subtropical high pressure belt, this area is the area of divergence. High pressure से हवा कैसी होगी? Diverge होगी. So एक हवा का branch आ गया towards equator, another is moving towards the poles. At the poles, what is happening? Poles पे क्या आपको temperatures in excess of 0 degree मिलेंगे? नहीं. Majority of the year, the poles will be below the freezing point, below -20 degree Celsius. तो यहाँ पे हवा कैसी है? हवा यहाँ पे नॉर्मली ठंडी है. ओके, हेयर इज डेंसिफाइड, सो हवा यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करेगी. ओके, सो द एयर विल मूव टुवर्ड्स द subpolar latitudes. So as soon as the air will move towards the subpolar latitudes, what will happen? It will meet with the air which is coming from the subtropical high pressure belt, and यहाँ पे हवा का होगा forced upliftment. Here you will have what? Forced upliftment of air. Hence here you have subpolar low pressure belt. But mind you कि ये जो upliftment है, ये basically it is not because of sun. It is because of what? It is because of the two branches of air meeting, and hence we call it as forced upliftment of air. So you have cell number 1, cell number 2, cell number 3. Cell number 1, this is called as Hadley's cell, इसे हम लोग कहते हैं Hadley cell. Okay, cell number 2, इसे हम लोग कहते हैं Ferrel cell. Okay, we call it as Ferrel cell. And cell number 3, we call it as Polar cell. We call it as polar cell. Okay, now please ask me any difficulties that you have. I am open to your difficulties. Okay, otherwise I will move ahead. जो पूछना है पूछिए. Are you clear with this कि how air is circulating in the atmosphere? Okay, I will again read out the diagram if you want. कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिएगा मुझे. If you want to ask me, please ask me. I'm giving you time. Please ask me. कोई भी डिफिकल्टी हो वो प्लीज पूछिएगा मुझे. Guys, I'm waiting for everyone. Okay, yeah, I will explain. सर पोल्स पे जो एयर है वो कैसी बनी? राहुल, पोल्स नॉर्मली कैसी है? पोल्स नॉर्मली ठंडे है. ओके, ठंडे है तो हवा यहाँ पे कैसी रहेगी? डेंसिफाइड रहेगी. अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इसके ऊपर की हवा भी कम ही रहेगी. सो हवा पोल्स पे कैसे रहेगी? दबी रहेगी. गौरव, व्हाई द एयर इज सिंकिंग? बेटा हमने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा ना. कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा? एयर को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा. एयर जैसे डिफ्लेक्ट हो गई, हवा ठंडी हो गई. हवा ठंडी हो गई तो हवा क्या करेगी? सिंक होगी. दीपक, आई एम कमिंग टू दैट, डोंट रश फॉरवर्ड, मैं उस पर आ रहा हूं. और पूछिए, किसी कोई डाउट है? मैं फिर से पूरी डायग्राम एकदम अच्छी तरीके से निकालूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू विद कलर्ड पेन टू. ओके, ताकि आपको ये अभी के अभी समझ में आ जाए. Ishika, it is polar cell. Okay, chalo. So guys, I'm explaining again. Please understand it very very properly. Okay, मैं half हेमिस्फीयर्स कर रहा हूँ. Okay,
हाफ एमएसपीएस आपको निकालता हूँ। सुकांता, यू आर आस्किंग पोल्स पे हाई प्रेशर क्यों? बेटा ट्राई टू आंसर यूर सेल्फ ना। पोल्स कैसे है? ठंडे है, ठंडे है तो हवा कैसी रहेगी बेटा? ठंडी रहेगी। ठंडी रहेगी तो हवा दबी हुई रहेगी कि हवा ऊपर उठती रहेगी? हवा तो दबी हुई रहेगी ना, तो दबी हुई अगर हवा है तो प्रेशर कैसा बनेगा आपका? हाई प्रेशर बनेगा ना। गॉट इट सुकांता? Okay, so now I'm again drawing the diagram. I'm only drawing the half sphere so that everyone gets it comprehensively. Okay, okay. So this is our equator. Okay, these are our poles. Okay, okay, and this is our tropopause. Okay, yes, हमारा tropopause है. Okay, so what is happening at the equator? Equator पे क्या हो रहा है? The air is rising. Okay. Why? Because of intense vertical convection, air यहाँ से ऊपर उठ रही है. It is diverging towards the poles, but as soon as it starts to diverge towards the poles, what is happening? You are having Coriolis force. Okay, you are having Coriolis force. Coriolis force क्या करेगा? Coriolis force एयर को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा. तो ये जो हवा पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हुई, पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हुई, डिफ्लेक्शन आ गया, हवा ठंडी हो गई. ओके, एंड ये जो ठंडी हवा हो गई, ये ठंडी हवा इंस्टेड ऑफ मूविंग एंड सिंकिंग टुवर्ड्स द पोल्स, इट इज सिंकिंग एट अराउंड 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ. ओके, तो ये हवा यहाँ पे सिंक कर गई. सो व्हाट इज happening at 30 to 35 degrees north is that because of sinking air you have induction of what? You are having induction of subtropical high pressure belt. You are having induction of subtropical high pressure belt. Okay, so हवा यहाँ पे सिंक कर गई. इसके वजह से at around 30 to 35 degrees north and south, okay, दोनों दोनों नीचे and ऊपर, you will have the formation of high pressure belt, and this is why we have deserts predominantly. Okay, because high pressure conditions है तो आपका क्लाउड फॉर्मेशन इनहिबिटेड रहेगा. क्लाउड फॉर्मेशन इनहिबिटेड है तो सन की रेज डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगी, आपकी एरिडिटी बढ़ेगी. ओके, नाउ दिस इज अ हाई प्रेशर. ओके, हाई प्रेशर है तो हवा यहां से डाइवर्ज करना शुरू करेगी. ओके, एज द एयर विल ट्राई टू डाइवर्ज, ओके, व्हाट विल हैपन? एक हवा का ब्रांच इस तरफ आएगा, वन ब्रांच ऑफ एयर विल मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर कंप्लीटिंग दिस वन पर्टिकुलर सेल. इसे हम लोग कहते हैं सेल नंबर 1 अभी के रेफरेंस के लिए. ओके, another branch will move towards the poles like this. Okay, it will move towards the poles like this, where it will meet the cold air which is coming from the poles. Now poles पे cold air क्यों है? Because poles are having high pressure. Why they are having high pressure? Because पोल्स पे क्या टेम्परेचर 0 डिग्री एक्सीड कर रहे हैं? नो, रेयरली दे आर एक्सीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस. मेजोरिटी ऑफ द टाइम इवन इन समर्स दे विल बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. तो हवा यहाँ पे बट नेचुरली ठंडी रहेगी, हवा यहाँ पे बट नेचुरली डेंसिफाइड रहेगी. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन? सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन कि पोल्स से हवा हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करेगी. सो this air will meet the air which is coming from the subtropical high pressure belt, and at around 60 to 65 degrees north, what you have is you have forced upliftment of air. Please remember this. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका हो रहा है forced upliftment. This is not because of insolation. This is forced. ये दो ब्रांचेस मिल रही है, इसकी वजह से यहाँ पे forced upliftment हो रहा है. So यहाँ पे forced upliftment हो गया. So you will have again this particular cell being completed. We call it as cell number 2, and this particular cell will be completed. We will call this as cell number 3. So as you are having forced upliftment of air at around 60 to 65 degrees north, you have formation of what? You have formation of the subpolar low pressure belt at around 60 to 65 degrees both north and south. Okay, but please make sure that you are comfortable with the concept कि ये forced है. Okay, this is not because of sun. So on earth you have which pressure belts? You have which pressure belt? So you have equatorial low pressure belt. Okay,
You have subtropical high pressure belt, you have subpolar low pressure belt, and you have the polar high pressure belt. तो आपके पास एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, you will have two numbers, दो subtropical high pressure belt, one per hemisphere. You will have two subpolar low pressure belt, one per hemisphere, and again you will have two polar high pressure belts, one per hemisphere. So in total on earth you will have how many pressure belts? You will have 7 pressure belts, one equatorial low, two subtropical high, two subpolar low, and two polar high. Is everybody now comfortable? मजा आ गया समझ के? Are you now happy? Okay, thank you, Rahul. Is everybody comfortable now? Please tell me, do I have your permission to move ahead? Okay, thank you, Ashika. Yeah? Okay. Everyone is now comfortable? कुछ doubt है? पूछ लो. Okay, height of tropopause is shorter at the poles than at the equator. Yes, Deepak, but naturally, na? है ना? Okay? चलो. Now, one very important concept that I'm telling you all. Okay. उससे पहले मैं क्विकली प्रेशर बेल्ट ड्रॉ कर लेता हूँ धरती के, ताकि आपको समझ में आ जाए. अभी कोई विंड्स के बारे में मत पूछना सर, ये ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज पोलर वोर्टेक्स क्या रहेगा, वो मैं जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तब हम लोग डिटेल में जाएंगे. ओके, सो यू हैव द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. ओके, यू हैव द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. ओके, चलो मैं इस पे ड्रॉ कर देता हूँ एटलस पे, वो बेटर रहेगा. Okay. So this is where you have the equatorial low pressure. Okay. This is where you have the subtropical high pressure. Okay. This is where you have the subtropical high pressure. Okay. This is where you have the subpolar low pressure. This is where you have the polar high pressure. Okay. यहाँ पे आपका फिर से रहेगा subpolar low pressure, and here on Antarctica you will have polar high pressure. Okay. So ये आपके क्या रहेंगे? ये आपके रहेंगे प्रेशर बेल्ट्स. ओके सिमरनदीप, दीज आर नॉट प्रेशर सेल्स बेटा, कंफ्यूज मत हो, ये प्रेशर बेल्ट्स है बेटा, ये प्रेशर सेल्स नहीं है. सिमरनदीप, आर यू देयर विथ मी बेटा? कंफ्यूज मत होना, ये प्रेशर बेल्ट्स है. प्रेशर सेल्स मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा. अभी मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये क्या है, किस वजह से, क्यों है. बेसिकली मैं आपके साथ कर क्या रहा हूं कि ये जो वर्ल्ड मैप है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आपके अगर मैंने ये वर्ल्ड मैप डाल दिया कि बताओ कमेंट करो वर्ल्ड मैप पे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से लैटिट्यूड पे आपको मिल क्या रहा है. गॉट इट? ओके, या. सो basically you have this pressure belts. Okay, now try to focus on subpolar low pressure belt of the northern hemisphere. अब सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे फोकस करने की कोशिश कीजिए. ओके, सो आई एम रबिंग ऑल दिस प्रेशर बेल्ट्स. आई एम ओनली कंसिडरिंग दिस एरिया. आई एम ओनली कंसिडरिंग दिस एरिया. ओके, सो यहां पे हो क्या रहा है? नंबर वन, हियर यू आर हैविंग फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर. फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट यानी क्या? कि जो भी हवा आ रही है यहाँ पे हवा ऊपर उठने की कोशिश कर रही है. ओके, so guys, now you tell me, if you have forced upliftment of air, ठीक है, लो प्रेशर बन गया, हवा ऊपर उठ रही है. सो ये जो हवा ऊपर उठ रही है, कैन इट गेट कंडेंस्ड? कैन यू हैव रेनफॉल इन दिस एरियाज? ट्राई टू कमेंट. अगर हवा ऊपर उठ रही है, बट नेचुरली इफ एयर इज राइजिंग अप, उसका टेम्परेचर तो गिरेगा, बिकॉज आप नीचे से ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर कम होगा, है ना. अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो बट नेचुरली इट विल गेट कंडेंस्ड. इज एवरीबॉडी अप्रिशिएटिंग दिस? बट नेचुरली इट विल गेट कंडेंस्ड. कंडेंस होगा तो कैन यू हैव रेनफॉल इन दिस एरियाज?
Can you have rainfall in these areas? Try to answer. Yes, you can definitely have rainfall in this area. And क्या ये रेनफॉल वाइड स्प्रेडेड रहेगा? वाइड स्प्रेडेड इन द सेंस कि क्या ये रेनफॉल थ्रू आउट द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मिलेगा आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड? योर आंसर विल बी यस. एंड क्या ये रेनफॉल आपको थ्रू आउट द ईयर मिलेगा? विल यू फाइंड दिस रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर? कैन यू हैव दिस प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर? क्या आपको पानी नीचे गिरता हुआ साल भर मिलेगा? ट्राई टू आंसर, ट्राई टू आंसर. खुद से आंसर करने की कोशिश करो. खुद से आंसर करोगे तो कॉन्सेप्ट 2 मिनट में समझ जाओगे. गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, आई एम देयर टू रेक्टिफाई. मेरा काम ही वो है. क्या आपको जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, ये साल भर मिलेगा? द सिंपल आंसर इज यस. Alternatively in southern and north hemisphere, Deepak beta, no, this is not true. Okay, your simple answer to this, will you have precipitation throughout the year? The answer is yes, रहेगा, बिल्कुल रहेगा. But क्या ये precipitation सेम टाइप का रहेगा? सेम टाइप मीन्स क्या आपको खाली रेन मिलेगा और इन विंटर्स यू कैन हैव स्नोफॉल? यू आंसर मी. विंटर्स में आपको तो यहाँ स्नोफॉल मिलेगा ना. आप 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ पे चले गए हो, यहाँ पे टेम्परेचर्स तो बहुत कम हो जाएंगे विंटर्स में, बिकॉज जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो तो एज अ रूल द टेम्परेचर्स आर फॉलिंग ऑन अर्थ. In summers, you will have precipitation in the form of rain, but in winters, you will have precipitation in the form of what? In the form of snowfall. In the form of snow. Okay. So now you tell me, अगर आपको रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर मिल रहा है, कभी बर्फ गिर रही है, कभी बारिश आ रही है, so can you find evergreen vegetation over here? Can you find evergreen vegetation over here? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है. समर में मैक्सिमम रेनफॉल है, समर में मैक्सिमम रेनफॉल रहेगा, विंटर में तो यहाँ पे बर्फ ही मिलेगी. ओके, कैन यू फाइंड रेनफॉल, कैन यू फाइंड एवरग्रीन वेजिटेशन इन दिस प्लेस? सी आई एम सेइंग कि रेनफॉल जो है वो वेल स्कैटर्ड है थ्रू आउट द ईयर. विंटर्स में खाली पानी की जगह बर्फ गिर रही है. So can you find evergreen vegetation at this place? Evergreen means ऐसा vegetation जो 12 महीने ग्रीन है, जो 12 महीने ग्रीन है. सनलाइट है ना आयुष बेटा? सनलाइट ज्यादा नहीं है बट सनलाइट है ना. ओके, अभी जो लोग नहीं बोल रहे, ट्राई टू आंसर मी नो. मुझे काउंटर कीजिए. ओके, मैं बोल रहा हूं एवरग्रीन वेजिटेशन. एवरग्रीन वेजिटेशन क्यों नहीं रह सकता है? एवरग्रीन वेजिटेशन जरूर रह सकता है. वेजिटेशन रहने के लिए क्या जरूरी है? पानी. आपको अगर ट्रीज चाहिए तो ट्रीज को सबसे पहली चीज क्या लगेगी? पानी लगेगी, सॉइल लगेगी एंड लाइट लगेगा. यहाँ पे सनलाइट है? जी हाँ है. सनलाइट तो यहाँ पे डिफ्यूज्ड है, उतना सनलाइट नहीं है जितना इक्वेटर पे है. क्या यहाँ पे पानी है? मैं बोल रहा हूँ हाँ है ना. रेनफॉल तो थ्रू आउट द ईयर है विद समर मैक्सिमम. विंटर्स में यहाँ पे बर्फ हो रही है. तो आप बताइए कि यहाँ पे ट्रीज क्यों नहीं मिल सकते हैं आपको? ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज क्यों नहीं मिल सकते हैं? ट्राई टू काउंटर मी. Someone is saying, सोनू यू आर सेइंग कि स्नोफॉल हार्म द ट्रीज. तो चलिए, स्नोफॉल अगर ट्रीज को हार्म कर रहा है तो मैं आपको नॉर्मल ट्रीज नहीं देता हूं, मैं आपको हार्डवुड ट्रीज देता हूं. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज. कैन यू हैव कॉनिफेरस ट्रीज इन दिस एरिया? क्रिसमस ट्री जो रहता है ऐसा स्लोपिंग रहता है, नीडल शेप उसके लीव्स रहते हैं ताकि उसके बर्फ टीके ना, बर्फ नीचे चले जाए. कैन यू हैव कॉनिफेरस ट्रीज ओवर हियर? टेल मी. रह सकते हैं, जरूर रह सकते हैं. क्या कॉनिफेरस ट्रीज एवरग्रीन रह सकते हैं? जी हाँ सर, जरूर रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं. ओके, सो गाइज प्लीज रिमेंबर, ये जो मैंने लाइन निकाली है ना यहाँ पे, ये जो मैंने लाइन निकाली है ना यहाँ पे, ओके ओके, एक्सेप्ट दैट ऑन वाटर्स. सो दिस कंप्लीट लाइन, ये जो डिनोट कर रही है, दिस लाइन डिनोट्स दी taiga belt of the world. Taiga, okay, taiga belt.
ओके, टाइगा बेल्ट यानी क्या? यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं? यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूअस बेल्ट मिल रहा है एंड दैट बेल्ट इज बेसिकली ऑफ एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज, एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज। इसे हम लोग बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज बोरियल, BOREAL। हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। दिवाकर, दीज आर नॉट हार्डवुड ट्रीज, प्लीज रिमेंबर। हार्डवुड ट्रीज आपको ट्रॉपिकल एरियाज में एंड इक्वेटोरियल एरियाज में मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे टीक है, साल है, सीसेम है, सैंडलवुड है। ओके, दुनिया का जो सबसे हार्डेस्ट वुड है, ट्राई टू आंसर मी, विच इज द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट वुड जो इंडिया में मिलता है सरप्राइजिंगली। विच इज द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट वुड? ट्राई टू आंसर। विच इज द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट वुड? नहीं, नहीं, नहीं। Anybody from West Bengal in the class? Anybody from West Bengal in the class? कोई है वेस्ट बंगाल में क्लास से? Anybody बंगाली in the class? Anybody बंगाली ओडिया कोई है क्लास में? ओके, रूपक जी आप हो, दास साहब आप हो। अरे आपके तो एरिया का है, बताओ ना यार, आपके तो एरिया का वुड है वो, आपके तो एरिया का वुड है वो। अभी तो ममता बनर्जी हैज क्रिएटेड वन सेल इन वेस्ट बंगाल, अभी की न्यूज है। एक स्पेशल सेल बनाई गई है ममता बनर्जी के द्वारा कंजर्वेशन के लिए। ट्राई टू आंसर, ट्राई टू आंसर, सोचो सोचो। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है आपको? इन विच एरिया ऑफ बंगाल यू फाइंड द रॉयल बंगाल टाइगर? इरफान साहब, चंदन नहीं है बेटा। दुनिया का जो सबसे, यस अदिति, यू हैव गेस्ड इट राइट। ओके, रूपक जी आपने भी बराबर गेस किया है। ओके, सुंदरबंस, सुंदरबंस में आपको कौन से ट्रीज मिलते हैं? यस आयुष, नाउ यू आर राइट। देखो, आप सबको आंसर पता है, आप बेसिकली वहां तक पहुंच नहीं पाते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी गाइस, यू ऑल नो द आंसर्स बट आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो मेरा काम बेसिकली यही है कि मुझे आपको वहां तक पहुंचाना है। ओके, सो गाइस, द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट ट्री दैट यू फाइंड इज इन इंडिया, दिस पार्ट। यहां पे आपको मिलता है सुंदरी ट्री, जो अंग्रेज लोगों ने रेलवे स्लीपर्स के लिए यूज किया था। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, दैट आपको हार्डवुड ट्रीज जो है, हार्डवुड ट्रीज आपको ट्रॉपिकल एरिया से इक्वेटोरियल एरिया से मिलेंगे। रोजवुड, महागोनी, एबोनी, टीक, साल, सिसेम, सैंडलवुड, सुंदरी। अब एक बात बताइए, क्या सबको ये पहले से पता था? ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस नेम्स, एम आई राइट? पता था कि नहीं पता था? आप बताइए। ठीक है, ठीक है। सो ज्योग्राफी ऑप्शनल इज लाइक दिस ओनली गाइस। आपको सबको पहले से सारी चीजें पता है, आपको खाली उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है। वो एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मैं हूं आपके साथ में। सो कभी भी ये मत सोचना कि सर क्या डिफिकल्ट है, ये कैसे करेंगे। यू नो एवरीथिंग, यू जस्ट आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। सो ज्योग्राफी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। जो ज्योग्राफी डिसिप्लिन है, ये बेसिकली आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये सब क्यों है, किस वजह से है। ओके, सो व्हाई डू वी हैव टाइगा बेल्ट, टाइगा बोरियल बेल्ट क्यों है हमारे पास में? इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, एंड ये बेल्ट कंटिन्यूअस है। इट इज फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू ईस्ट कोस्ट, फ्रॉम यूरोप टू साइबेरिया। पूरा एक कंटिन्यूअस बेल्ट है कॉनिफेरस ट्रीज का। एंड कॉनिफेरस ट्रीज कौन से है? ये कॉनिफेरस ट्रीज आपके हैं जूनिपर, ओके, जूनिपर के मिलेंगे। ओके, आपको फर के मिलेंगे। ओके, आपको पाइन ट्रीज मिलेंगे। ओके, सो जूनिपर, फर, पाइन, ये सारे स्पीशीज है कॉनिफेरस ट्रीज के जो आपको यहां मिलते हैं। ये क्यों मिलते हैं? बिकॉज यू हैव नंबर वन, रेनफॉल विच इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ध्यान में रखिएगा, रेनफॉल जो है ये कैसा है? ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ समर मैक्सिमम। समर में आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल मिल रहा है, बट ये रेनफॉल कैसा है? थ्रू आउट द ईयर। इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस एस्पेक्ट? प्लीज टेल मी, is everybody comfortable with this aspect? Do I have your permission to move ahead?
बिकॉज दूसरा एस्पेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। ओके चलो, सो पहला एस्पेक्ट तो आपको समझ में आ गया कि क्यों यहाँ पे आपको कॉनिफेरस एवरग्रीन ट्रीज मिल रहे हैं, ताइगा बेल्ट मिल रहा है। ओके नाउ सेकंड एस्पेक्ट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है एंड मैं जानता हूं कि आप सबकी लेवल पहुंच चुकी है अभी, तो लाइक यू कैन कंसिडर योरसेल्फ लकी और यू कैन बेसिकली पैट योर बैक्स टुडे कि आप लोग बेसिकली इतना एडवांस लेवल कंसेप्ट ओरिएंटेशन में समझ ले रहे हो। सो इट्स बिकॉज ऑफ योर वर्क विथ मी कि मैं आपको ये हायर लेवल कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके सो सी वी आर सेइंग दैट वी हैव द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नाउ अभी ये जितनी भी विंड्स साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है, जितनी भी विंड्स साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है, आर दिस वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स? कमेंट W फॉर वार्म एंड C फॉर कोल्ड। ये जितनी भी विंड्स है, विंड्स कैसी है? वार्म है, राइट? ओके पोल से जितनी भी हवा आ रही है, ये हवा कैसी है? पोल से जितनी भी हवा आ रही है ये कैसी है? पोल से जितनी हवा आ रही है कैसी है? दिस इज कोल्ड। So now guys, you tell me, from the south you have warm and from the poles you have cold. So where you will have intersection of warm and cold winds, वहां पे स्टेबिलिटी रहेगी या इंस्टेबिलिटी रहेगी? बट नेचुरली यू विल हैव एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, एम आई राइट? सो इंस्टेबिलिटी आ गई तो यहाँ पे आपके क्या बन सकते हैं? यहाँ पे आपके साइक्लोन्स बन सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जोग्राफिकल फिनोमिनॉन है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रंट्स। फ्रंट कहते हैं हम लोग, फ्रंट। फ्रंट यानी क्या? कि जहां पे दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस आके मिल गए। एयर मास मींस बहुत बड़े चंक ऑफ एयर जिनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है प्रेशर एंड टेम्परेचर की। अगर आप एक एयर मास कंसिडर करते हैं तो प्रेशर एंड टेम्परेचर उसका एक हाइट पे कंपेरेबल रहता है। मैं सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं खाली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। डोंट गेट फ्राइटेंड, जस्ट लिसन टू मी एंड जस्ट ट्राई टू एक्लेमेटाइज विद दिस। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे नीचे से गर्म हवा आ रही है, ऊपर से ठंडी हवा आ रही है। तो गर्म एंड ठंडी हवा अगर मिल गई तो क्या ये स्टेबल कंडीशंस रहेंगी? नो, यू वोंट हैव स्टेबल कंडीशंस। सो गर्म एंड ठंडी हवा जहां पे मिलेगी वहां पे इंटरसेक्शन को इमेजिन, दिस इज वार्म एयर, दिस इज कोल्ड एयर। सो जहां पे वार्म एंड कोल्ड एयर मिल रही है, यहाँ पे आपका डेवलप होगा फ्रंट। फ्रंट मींस जहां पे दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस आके मिलते हैं। ओके सो हियर, because of this intersection, you can have a specific type of rainfall which is called as frontal rainfall, which is called as frontal rainfall. एंड फ्रंट्स के वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स भी डेवलप होते हैं जिसे हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं। जैस्मिन, दीज आर नॉट, अरे फिशिंग ग्राउंड इससे लिंक नहीं है, फिशिंग ग्राउंड ओशन करंट से लिंक्ड है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है? फिशिंग ग्राउंड्स का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ओके सो आई एम सिंपली आस्किंग यू कि क्यों आपको टाइगा कॉनिफेरस बेल्ट मिलता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जवाब एक होना चाहिए कि सर यहाँ पे रेनफॉल जो है ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है विद समर मैक्सिमम। एंड दूसरा, यहाँ पे फ्रंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, नीचे से गर्म हवा आ रही है, ऊपर से ठंडी हवा आ रही है। ये गर्म एंड ठंडी हवा मिलके बेसिकली यू आर हैविंग व्हाट? यू आर हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स एंड इस वजह से यहाँ पे आपको रेनफॉल मिलता है। इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस कंसेप्ट? प्लीज टेल मी। See, this is how you will find trees in this area. Coniferous trees which are evergreen but which are very needle shaped, ताकि बर्फ जो है बर्फ नीचे स्लाइड डाउन हो जाए, बर्फ जो है नीचे स्लाइड डाउन हो जाए। चले आगे बढ़े। डू हैव योर परमिशन?
ओके चलो, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एवरग्रीन कैसे हो सकता है? वहां तो सॉइल मॉइस्चर कैपेबल नहीं होगा, रॉक वेदरिंग भी नहीं होगा। बेटा एवरग्रीन का सॉइल मॉइस्चर रॉक वेदरिंग से क्या लेना देना है? ओके यहाँ पे बारिश है, यहाँ पे ट्रीज है, ट्रीज के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, सॉइल चाहिए, एंड बेसिकली यू विल फाइंड वाटर। ओके वेदरिंग का इससे क्या लेना देना है? ओके ये ऐसे ट्रीज नहीं है कि इनको स्पेसिफिक इनपुट्स चाहिए। दीज आर नॉट फूड ग्रेन्स, दीज आर नॉट फूड क्रॉप्स कि आपको इनके नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की इतनी मात्रा लगेगी। गॉट इट सीवी? Okay. You have one continuous belt from North America to Europe to the Siberia of Russia. Okay. So now once we are clear with this, now let us divert our attention to even more further north. Okay. So अगर मैं आपको इसके नॉर्थ लेके जाऊं, okay, if I take you to further north of this, okay, yes Datta Sahab, you are visible, okay, don't worry, okay. So there is a line called as 66.5 degree. Okay, 66.5 degrees एक लाइन है, एक लैटिट्यूड है। ओके इस लाइन को हम लोग कहते हैं आर्टिक सर्कल। we call this as Arctic circle. Okay, so what is Arctic circle? So Arctic circle denotes that line or denotes that latitude कि इसके ऊपर you will not find any trees, you will not find any trees, trees खत्म, इसके ऊपर आपको trees नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर you will have which region of the world? You will have the permafrost region of the world. You will have which region? You will have permafrost. Permafrost means what? Permanently frozen. So क्या आपको यहाँ पे trees मिलेंगे? Absolutely not. You will find very small grasses, very small moss जिसे हम लोग lichens कहते हैं, LICHEN, lichens, and you will find rhododendrons. Rhododendrons means बहुत छोटे छोटे पेड़, ऐसे पेड़ जो एक्सट्रीम विंटर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। पेड़ मीन्स वेरी स्मॉल ग्रास। यू विल नॉट फाइंड ट्रीज। हेंस आर्टिक सर्कल is also called as the international tree line. It is also called as what? It is called as tree line. It is called as what? It is called as tree line. इसके ऊपर आपको बेसिकली ट्रीज नहीं मिले। Is everybody appreciating this? Please tell me. Is everybody appreciating this? Please tell me. किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके इसके ऊपर आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर आपको परमानेंट आइस कैप्स मिलेंगे। ओके एंड नाउ क्लाइमेट चेंज तो हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग तो हो चुकी है। वी आर नाउ लिविंग इन द एरा ऑफ क्लाइमेट बॉइलिंग। तो अगर आपको क्लाइमेट चेंज एक्सपीरियंस करना है तो you have to go to tree line because this is where you have the brunt of climate change happening. Okay, so if I take you to Siberia, okay, if I take you to Siberia, okay, so guys this is our international tree line like this. ये हमारी है इंटरनेशनल ट्री लाइन। ओके इस ट्री लाइन के ठीक ऊपर में यहाँ पे आपको दुनिया की नॉर्दर्न मोस्ट सबसे बड़ी सिटी मिलती है। You find the northernmost biggest city of the world. Okay, it is the capital of the biggest state of Russia. This city's name, this is called as Verkhoyansk. This is called as Verkhoyansk. Okay, वर्खोयांश जो है ये दुनिया की नॉर्दर्न मोस्ट हैबिटेबल सिटी है। लगभग 3 लाख लोग इस सिटी में रहते हैं। ठीक है, एंड ये आर्टिक सर्कल के थोड़ा सा ऊपर में है। एंड आर्टिक सर्कल के यहीं पे यहाँ पे इस तरफ ओके टुवर्ड्स दिस साइड इज वेयर यू हैव द कोल्डेस्ट सिटी ऑन अर्थ, जहां पे सबसे कम टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए, उसका नाम है ओमियाकॉन। इट इज कॉल्ड एज ओमियाकॉन। सो गाइस दिस ईयर अभी 2023 में वर्खोयांस में ओके बेसिकली
जहां पे टेम्परेचर -50 -60 होना चाहिए। आपको पता है वर्खोयांस में टेम्परेचर कितना गया है इस साल? ओके, इन वर्खोयांस द टेम्परेचर हैज क्रॉस्ड 38 डिग्री सेल्सियस। कितना? 38 38 डिग्री गया है वर्खोयांस में टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर -50 -60 रहना चाहिए विंटर्स में। समर्स में इट शुड नॉट क्रॉस 10 डिग्री। समर्स में भी यहाँ पे आइस कैप होनी चाहिए, बट वर्खोयांस हैज एक्सपीरियंस्ड आइस फ्री समर्स दिस ईयर, एंड दिस ईयर द टेम्परेचर हैज एक्सीडेड 38 डिग्री। विंटर्स में -60, समर्स में +38। वेरिएशन कितने का हो गया? लगभग 90 to 100 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हो गया। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि आप जहां बैठे हुए हो, विद इन 6 months आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। विल यू बी एबल टू सस्टेन? क्या आप सस्टेन कर पाएंगे ऐसे टेम्परेचर्स को? बिल्कुल भी नहीं। सो गाइज, क्लाइमेट चेंज इज ब्रेकिंग हैवॉक इन दिस एरियाज, बिकॉज ये जो एरियाज है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज है वर्ल्ड के। यहाँ पे इवन 10 डिग्री 5 डिग्री राइज विल ब्रेक हैवॉक इन द वर्ल्ड। ओके, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज Lapland. This part is called as Lapland. Okay, Lapland is basically the home of Santa Claus. Okay, so Lapland is where you have the world's most intense reindeer, what I can say, पॉपुलेशन। रेनडियर जो है, एस्किमोस जो है, वो रेनडियर की पॉपुलेशन होती है। सो रेनडियर की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रहती है। ओके, सो ये जो रेनडियर की पॉपुलेशन है, नाउ दिस इज dwindling लाइक एनीथिंग। सो यहाँ पे ऑक्यूपेशन चेंज हो रहे हैं। यू वोंट बिलीव कि ये जो पार्ट है वर्ल्ड का, नॉर्वे का, फिनलैंड का, स्वीडन का, जहां पे बेसिकली आपकी रेनडियर कल्टीवेशन होना चाहिए, रेनडियर रियरिंग, नॉट कल्टीवेशन। नाउ हियर पीपल आर बेसिकली ग्रोइंग ग्रेप्स। यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर आ रहा है, जहां पे एग्रीकल्चर था ही नहीं, यहाँ पे नाउ पीपल आर गोइंग ग्रेप्स फॉर वाइन। सो दिस इज बेसिकली द विटिकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, so this is how climate change is impacting the local ecology. This is how climate change is impacting the local topography. And आपको जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी, अभी कल की न्यूज है ये, कल की इन द सेंस परसों रात की, कि यहाँ का जो एक रीजन है, ओके, सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज कोला पेनिनसुला। सो वहां पे साइंटिस्ट लोगों ने 46,000 ईयर ओल्ड वर्म को जगाया है। वहां पे अभी आइस कैप्स मेल्ट हो गई, तो एक वर्म है, वो वर्म 46,000 ईयर्स तक सोया हुआ था। नाउ बिकॉज ऑफ बेसिकली द मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट, दैट वर्म हैज कम इनटू लाइफ। सो जो सुपर बग्स है, जो सुपर वर्म्स है धरती के, जो बेसिकली इसके नीचे दबे हुए थे, वो सारे अभी बाहर आ सकते हैं, एंड वी कैन हैव अनदर एपिडेमिक, अनदर सुपर प्लेग which can basically cross the earth. So now guys, I hope that each and every one of you is now comfortable with a thing called as world map. Okay, आप सबको एक बेसिक आइडिया आ गई है कि दुनिया में कहां पे क्या क्या है। Is everybody appreciating this? Please tell me. Now if I'm putting the world map in front of you, आप मुझे बता सकते हो कि कहां पे क्या क्या आपको मिल सकता है। Have you got the confidence? Have you got the confidence? You tell me. Okay, so now कल से लेके 2-3 क्लास तक मैं आपको थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इंटीरियर्स ऑफ अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी मुझे जरूरत रहेगी इन क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी में भी। ओके, सो दिस सम्स अप द ओरिएंटेशन सेशन विद रिगार्ड्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ वर्ल्ड मैप, कि कैसी धरती है हमारी। धरती इन द सेंस कि अगर मैं आपको कहीं पे भी लेके जा रहा हूं ना, यू शुड बी कंफर्टेबल कि हाँ सर यहाँ पे ऐसा ऐसा मिल रहा है। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिल रहा है प्रीडोमिनेंटली? यू आर फाइंडिंग प्रीडोमिनेंटली वाटर्स। सो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आपको ताइगा बेल्ट मिलेगा? नो, यू वोंट फाइंड ताइगा बेल्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर प्रीडोमिनेंटली क्या है, आपके पास वाटर्स है, एंड उसके नीचे आपका अंटार्कटिका। Got it everyone? So now do you have the confidence? Okay, with your say, tomorrow I will begin with the इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ पर से। थोड़ा सा हम लोग अभी चीजें डिस्कस करेंगे इंटीरियर्स के बारे में, धरती के ओरिजिन के बारे में, एंड देन वी विल बेसिकली स्टार्ट विद द क्लाइमेटोलॉजी इन डिटेल। ओके, चलो।
So any difficulty, you are free to ask me. Otherwise, I will end up this session for all of you. फिजिकल मैप पे आर्टिक सर्कल के ऊपर ग्रीन क्यों शो हो रहा है राहुल? बिकॉज आर्टिक सर्कल के ऊपर जो भी वेजिटेशन है वो स्मॉल स्मॉल ग्रास है, तो वो ग्रीन छोटे छोटे ग्रास को डिनोट करता है. ओके चलो, सो गाइज आई एम एंडिंग माई सेशन. होप यू आर ऑल कंफर्टेबल विथ मी. आप सब लोग हो ना मेरे साथ कंफर्टेबल? ओके, बिकॉज अभी तो ये सब टीजर चल रहा है, ट्रेलर आना बाकी है, मूवी आना बाकी है. आयुष, अभी के लिए ओरिएंटेशन नहीं चल रहा है, 11 से 12 ही रखेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन विल शिफ्ट इन द आफ्टरनून. ओके ठीक है, चलो. सो आई एम एंडिंग द सेशन. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू शार्प टुमारो एट 11 AM. ओके, थैंक यू.